नमस्कार। मैं हूं राजेश नारायण सिंह और आप देख रहे हैं वसुधा और हम। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के उस विज्ञान की जो आज दुनिया को बचा सकता है, यानी वैदिक मास्टर प्लान की, जहाँ वनों की कई श्रेणियाँ थीं: महावन, तपोवन, श्रीवन। तो भारत के वन, संस्कृति, कानून और हकीकत के इस तीसरे अंक में शुरू करते हैं वैदिक वाङ्मय में वर्णित उन तथ्यों की जो आज के लिए प्रासंगिक ही नहीं, अपरिहार्य है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से थर थर काँप रही है। आधुनिक वैज्ञानिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नए नए मॉडल्स और नीतियां बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पर्यावरण संतुलन को खोजने में आज की दुनिया अरबों डॉलर खर्च कर रही है, उसका एक अचूक और वैज्ञानिक मास्टर प्लान हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही लिख दिया था। जी हाँ, हमारे वैदिक ग्रंथों में वनों को केवल लकड़ी का जरिया नहीं माना गया, बल्कि उन्हें इंसानी सभ्यता का सुरक्षा कवच माना गया और इसके लिए बाकायदा जंगलों को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया। तो आइए भारत के वन श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमारे ऋषियों का महावन, तपोवन और श्रीवन का त्रिकोण आज के आधुनिक पर्यावरणीय संकट का सबसे बड़ा समाधान है। वैदिक काल में हमारे ऋषियों ने मानव बस्तियों और प्रकृति के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के मुख्य 3 वर्ग बनाए, अर्थात उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला था महावन, जिसे आप कह सकते हैं द ग्रेट वाइल्ड फॉरेस्ट। यह वन घने प्राकृतिक जंगल थे, जहां इंसानी दखल पूरी तरह से वर्जित था। यहाँ से एक सूखी लकड़ी काटना भी अपराध माना जाता था। यह वह विशुद्ध रूप से जैव विविधता का वन था और वन्य जीवों के लिए आरक्षित था। दूसरा तपोवन, यानी द मेडिटेटिव फॉरेस्ट। यह महावन और बस्तियों के बीच के हिस्से थे, जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे। यहाँ केवल ध्यान, योग और आयुर्वेद के लिए औषधियों की खोज की अनुमति थी। यहाँ प्रकृति के साथ पूरी तरह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। और तीसरी श्रेणी, जिसे श्रीवन के नाम से जाना जाता था, यह वह वन थे जो सीधे मानवीय बस्तियों या गांव से जुड़े होते थे। यहाँ से फल, फूल, चारे और दैनिक आवश्यकताओं की लकड़ियों को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन
यहाँ भी नियम सख्त थे। आप उतना ही ले सकते थे जितना प्रकृति दोबारा पैदा कर सकने की स्थिति में हो। अब बात करते हैं कि इसकी आधुनिक प्रासंगिकता क्या है। आज का आधुनिक पर्यावरण विज्ञान, जिसे कोर जोन, बफर जोन और इको सेंसिटिव जोन कहता है, वह और कुछ नहीं बल्कि वेदों के महावन, तपोवन और श्रीवन ही हैं, या आप कह सकते हैं उन्हीं का अंग्रेजी अनुवाद है। लेकिन अंतर कहाँ आया? अंतर आया हमारी सोच और नीतियुक्त क्रियान्वयन। आज की आधुनिक नीतियाँ वनों को सिर्फ एक रिसोर्स या संसाधन मानती हैं, जिसका औद्योगिकरण के लिए दोहन किया जा सकता है। सरकारें महावन यानी कोर फॉरेस्ट को भी माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कॉरपोरेट्स को सौंप देती है। इसके विपरीत वैदिक संस्कृति कहती थी कि महावन यानी जो हमारे प्राकृतिक जंगल हैं वे पृथ्वी के फेफड़े हैं, उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। यह आज के विज्ञान की भाषा में हमारे कार्बन सिंक थे, जो पर्यावरण की अशुद्धियों को सोखते थे। आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के नाम पर कंक्रीट के जंगलों के बीच जो अर्बन फॉरेस्ट या ग्रीन बेल्ट बनाए जा रहे हैं, वे असल में श्री वन की ही अवधारणा है। लेकिन हमारे बस्तियों के पास इन श्री वनों को काटकर गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई, जिससे आज शहरों में हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा हो रहा है और सांस लेना दूभर हो गया है। तो वैदिक संस्कृति का यह संदेश आज के आधुनिक युग के लिए क्या बड़ी सीख नहीं है? पर्यावरण को बचाना कोई आधुनिक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। यह तो हमारी रगों में, हमारे DNA में है। जब तक हम वनों के इस त्रिस्तरीय संतुलन यानी महावन को अछूता रखना, तपोवन की तरह प्रकृति का सम्मान करना और श्रीवन की तरह सीमित दोहन करना नहीं सीखेंगे, तब तक नेट ज़ीरो या सस्टेनेबिलिटी के सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते सिर्फ कागजी ही होंगे। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। विकास की अंधी दौड़ में महावन की बलि चढ़ाना बंद करना होगा। भारत के वनों की इस यात्रा में अगले एपिसोड में हम और गहराई में उतरेंगे। तब हम बात करेंगे ऋग्वेद के उस अद्भुत अरण्यानि सूक्त की, जो सीधे तौर पर आज के इको फेमिनिज्म और डीप इकोलॉजी से जुड़ता है, और जानेंगे उन 5 दिव्य वृक्षों के बारे में भी जिनके पीछे छुपा है महान वैज्ञानिक रहस्य। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसे देखना नहीं भूलेंगे। आज कि इस प्रयास
के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट कर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।